21 अगस्त 1993 की रात थी। नासा के कंट्रोल रूम में सैकड़ों साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स अपनी स्क्रीन्स पर नजरें गड़ाए बैठे थे। रूम में एक अजीब सी एक्साइटमेंट थी, क्योंकि उनका मार्स ऑब्जर्वर स्पेसक्राफ्ट मंगल से बस 3 दिन दूर था। 3 दिन। 11 महीने के लॉन्ग जर्नी के बाद बस 3 दिन और बचे थे। 98 करोड़ डॉलर की मेहनत, हजारों इंजीनियर्स के सालों के काम का रिजल्ट बस 3 दिन में सामने आने वाला था। और तभी जो होना था वो हुआ। स्पेसक्राफ्ट का सिग्नल बंद हो गया। अचानक कंट्रोल रूम में एक अजीब सी खामोशी छा गई। लोगों ने दोबारा ट्राई किया, सिग्नल भेजा, इंतजार किया, कुछ नहीं। मार्स ऑब्जर्वर गायब हो गया था। और आज तक 30 साल बाद भी किसी को नहीं पता कि वो गया कहां। और ये कोई इकलौती घटना नहीं थी, ये तो बस एक बहुत लंबी लिस्ट का एक नाम था। अब तक इंसानों ने मंगल की तरफ 50 से ज्यादा मिशंस भेजे हैं, और इनमें से लगभग आधे यानी करीब 50% मिशंस फेल हो चुके हैं। 50%। किसी और प्लैनेट के साथ ये नंबर इतना हाई नहीं है। मून पर हमारा सक्सेस रेट बहुत बेटर रहा है, वीनस पर भी, बट मंगल पर जाओ और आधे चांस है कि मिशन फेल होगा। इसीलिए नासा के खुद के साइंटिस्ट्स ने एक नाम दिया है इस पूरी सिचुएशन को, द ग्रेट गैलेक्टिक घोस्ट, यानी एक इनविजिबल मॉन्स्टर जो मंगल के रास्ते में बैठा हुआ है और एक के बाद एक स्पेसक्राफ्ट को निगलता जा रहा है। ये मजाक में कहा जाता है, लेकिन इसके पीछे की रियलिटी बिल्कुल भी मजाकिया नहीं है। तो आज की कहानी यही है कि आखिर मंगल पर ऐसा क्या है जो इसे इंसानी हिस्ट्री का सबसे मुश्किल डेस्टिनेशन बनाता है। क्या सच में ये ग्रह किसी कर्स से ग्रस्त है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या हम कभी वहां इंसान भेज पाएंगे और वापस भी ला पाएंगे? पहले एक बेसिक बात समझते हैं, मंगल तक पहुंचना इतना टफ क्यों है? क्योंकि ये बेस समझे बिना आगे की कहानी का मजा नहीं आएगा। जब हम सोचते हैं कि मंगल तो हमारा नेबर प्लैनेट है, बस थोड़ी दूर है, तो हम बहुत बड़ी गलतफहमी में होते हैं। मंगल और पृथ्वी के बीच की डिस्टेंस हर वक्त बदलती रहती है, क्योंकि दोनों प्लैनेट सूरज के अराउंड अपनी अपनी स्पीड से घूमते रहते हैं। कभी कभी दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं, करीब 5.5 करोड़ किलोमीटर, और कभी कभी दोनों इतने दूर हो जाते हैं कि डिस्टेंस 40 करोड़ किलोमीटर से भी ज्यादा हो जाती है। यानी हर बार जब हम कोई मिशन भेजते हैं, उस वक्त डिस्टेंस अलग होती है, रास्ता अलग होता है और प्रॉब्लम्स अलग होती हैं। और इस पूरे जर्नी में एक स्पेसक्राफ्ट को औसतन 6 से 9 महीने लगते हैं। 9 महीने। जरा इमेजिन करो, 9 महीने तक एक मशीन एकदम अकेली स्पेस के उस ठंडे अंधेरे में उड़ती चली जाती है। उस दौरान ना कोई उसे छू सकता है, ना रिपेयर कर सकता है, ना हेल्प कर सकता है। और अगर उस दौरान कोई भी छोटी सी खराबी आ जाए तो मिशन खत्म। और इससे भी बड़ी प्रॉब्लम यह है कि पृथ्वी से मंगल तक एक सिग्नल पहुंचने में 3 से 22 मिनट लगते हैं, डिपेंडिंग ऑन डिस्टेंस। यानी अगर मंगल पर कोई प्रॉब्लम आई और हमने कमांड भेजी तो वो वहां पहुंचते पहुंचते कई मिनट लग जाते हैं, और जवाब आने में कई मिनट और। रियल टाइम कंट्रोल पॉसिबल ही नहीं है। हर मशीन को खुद अपने फैसले खुद लेने होते हैं। अब सोचो, एक मशीन जो खुद डिसाइड करे कि क्या करना है, और अगर वो गलत डिसाइड कर ले तो कोई बचा नहीं सकता। अब चलते हैं उन फेल मिशंस की कहानियों पर, और मैं गारंटी देता हूं इन कहानियों को सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे। साल 1960 में सोवियत यूनियन ने पहली बार मंगल की तरफ एक स्पेसक्राफ्ट भेजने की कोशिश की। रॉकेट लॉन्च हुआ और कुछ ही मिनटों में आसमान में तबाह हो गया। ओके, फर्स्ट अटेम्प्ट था, लेकिन सोवियत यूनियन ने उसी साल दूसरा मिशन भेजा, वो भी फेल। अगले साल तीसरा फेल, चौथा फेल, पांचवा फेल। ये सिलसिला रुका नहीं। 1960 से 1973 तक सोवियत यूनियन ने मंगल पर 12 मिशंस भेजे, और इनमें से सिर्फ 2 किसी तरह काम कर पाए। 12 में से 10 फेलियर्स। इसीलिए उस वक्त वेस्टर्न मीडिया ने यह थ्योरी चलाई कि शायद सोवियत यूनियन खराब टेक्नोलॉजी बना रहा है। लेकिन फिर अमेरिका की बारी आई और रियलाइज हुआ कि यह कोई सोवियत की प्रॉब्लम नहीं थी। 1993 में मार्स ऑब्जर्वर की कहानी तो हमने शुरू में सुनी, लेकिन 1999 का साल तो और भी बुरा था। उस साल नासा के 2 मिशंस एक के बाद एक फेल हुए। पहला था मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर। ये 9 महीने तक परफेक्टली उड़ता रहा, मंगल के पास पहुंचा और फिर मंगल के एटमॉस्फेयर में घुसकर जल गया। जांच हुई तो जो पता चला वो सुनकर आप हैरान हो जाओगे। एक टीम ने मेट्रिक सिस्टम में डेटा भेजा था और दूसरी टीम उसे इंपीरियल सिस्टम में यानी फीट और पाउंड में पढ़ रही थी। बस इसी एक गलतफहमी की वजह से, मेट्रिक वर्सेस इंपीरियल की वजह से $125 मिलियन का मिशन जल गया। लिटरली एक यूनिट कन्वर्जन एरर।
और उसी साल भेजे गए मार्स पोलर लैंडर का भी आज तक कोई पता नहीं चला। जांच में पता चला कि स्पेसक्राफ्ट के लेग्स खुलने से जो वाइब्रेशन आई उसे एक सेंसर ने गलती से लैंडिंग का सिग्नल समझ लिया और इंजन बंद कर दिए। बस स्पेसक्राफ्ट ऊंचाई से मंगल की सरफेस पर क्रैश हो गया। 2003 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अपना फर्स्ट मार्स मिशन भेजा। नाम था बीगल 2। क्रिसमस की रात जब पूरी टीम कंट्रोल रूम में बैठी इंतजार कर रही थी, सिग्नल नहीं आया। 11 साल बाद 2015 में नासा के एक ऑर्बिटर कैमरे ने मंगल की सतह पर उसकी फोटो ली और तब पता चला कि बीगल 2 उतरा तो था, लेकिन उसके सोलर पैनल्स पूरी तरह ओपन नहीं हो पाए थे। एक पैनल दूसरे के सामने आ गया था, पावर सप्लाई ब्लॉक हो गई और मिशन खत्म। एक पैनल। और जापान का तो किस्सा और भी दर्दनाक है। 1998 में जापान ने अपना फर्स्ट मार्स मिशन भेजा। नाम था नोजोमी, जिसका मतलब होता है होप। पहले इंजन में खराबी आई, फिर सन से आने वाले रेडिएशन ने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को डैमेज कर दिया और आखिरकार 5 साल की कोशिश के बाद 2003 में इस मिशन को बिना मंगल तक पहुंचे ही अबैंडन करना पड़ा। उम्मीद का मिशन उम्मीद के बिना खत्म हो गया। अब यहां पर एक बात जो इस पूरी सिचुएशन को और इंटरेस्टिंग बनाती है, साइंटिस्ट्स ने गौर किया कि मंगल पर जाने वाले मिशंस में जो सबसे ज्यादा फेल होते हैं वो या तो लॉन्च के वक्त फेल होते हैं या मंगल पर लैंडिंग के वक्त। बीच का जर्नी, वो 6-9 महीने का लॉन्ग जर्नी, उसमें ज्यादातर स्पेसक्राफ्ट ठीक रहते हैं। और लैंडिंग की प्रॉब्लम का एक बहुत साफ साइंटिफिक रीजन है। मंगल का एटमॉस्फेयर पृथ्वी के एटमॉस्फेयर का सिर्फ 1% है, सिर्फ 1%। अब इसका मतलब ये है कि जब कोई स्पेसक्राफ्ट मंगल पर उतरने की कोशिश करता है तो ये एटमॉस्फेयर इतना थिन है कि ना तो पैराशूट ठीक से काम कर पाता है, ना इंजन को ब्रेकिंग के लिए पर्याप्त एयर मिलती है। लेकिन ये एटमॉस्फेयर पूरी तरह खाली भी नहीं है, यानी फ्रिक्शन होगा, हीट जनरेट होगी और ये हीट इतनी होती है कि स्पेसक्राफ्ट को हीट शील्ड से प्रोटेक्ट करना पड़ता है। यानी एटमॉस्फेयर ना इतना है कि हेल्प करे, ना इतना कम है कि प्रॉब्लम ना हो, बस बीच में अटका हुआ है। और इसीलिए नासा के इंजीनियर्स मंगल पर लैंडिंग को 7 मिनट्स ऑफ टेरर यानी 7 मिनट का खौफ कहते हैं, क्योंकि जब स्पेसक्राफ्ट मंगल के एटमॉस्फेयर में घुसता है उन 7 मिनटों में सब कुछ ऑटोमेटिक होना होता है। मशीन को खुद पैराशूट खोलना है, हीट शील्ड जिताने का टाइम डिसाइड करना है, इंजन ऑन करने का टाइम डिसाइड करना है और सेफली लैंड करना है। और उन 7 मिनटों में पृथ्वी पर बैठा कोई भी इंसान कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ देख सकता है और उम्मीद कर सकता है। इसीलिए लैंडिंग के टाइम नासा के कंट्रोल रूम में जो टेंशन होती है वो शब्दों में डिस्क्राइब करना मुश्किल है। लेकिन लैंडिंग की प्रॉब्लम से भी बड़ी एक और चीज़ है जो मंगल पर एग्जिस्ट करती है और जो इस पूरी मिस्ट्री को और डीप बनाती है, वो है मंगल का रेडिएशन। पृथ्वी पर हम एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहते हैं जो हमें स्पेस से आने वाले डेंजरस रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है। ये मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी के अंदर मौजूद मोल्टन आयरन कोर की वजह से जनरेट होती है और मंगल के पास ये मैग्नेटिक फील्ड लगभग नहीं है। इसका मतलब ये है कि मंगल की सतह पर हर रोज इतना रेडिएशन पड़ता है जितना पृथ्वी पर एक पूरे साल में पड़ता है। ये रेडिएशन सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स के लिए भी बहुत हार्मफुल है। बार बार रेडिएशन से टकराने पर चिप्स खराब हो जाती हैं, कंप्यूटर्स गलत कमांड देने लगते हैं, सेंसर्स फेल होने लगते हैं। लेकिन अब एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि मंगल के पास मैग्नेटिक फील्ड है क्यों नहीं, क्योंकि अगर ये समझ लिया तो मंगल की पूरी ट्रेजेडी समझ में आ जाएगी। करीब 4 अरब साल पहले मंगल बिल्कुल पृथ्वी जैसा था। उसके पास एक मैग्नेटिक फील्ड थी, एक डेंस एटमॉस्फेयर था, लिक्विड वाटर था और शायद लाइफ भी थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने मंगल को हमेशा के लिए बदल दिया। मंगल पृथ्वी से साइज में छोटा है, लगभग पृथ्वी का आधा, और यही उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई। जब कोई प्लैनेट छोटा होता है तो उसका इंटीरियर यानी अंदर का हिस्सा तेजी से ठंडा हो जाता है। जैसे एक छोटी सी चाय की कप जल्दी ठंडी होती है लेकिन एक बड़ी केतली देर से। मंगल का कोर ठंडा हो गया और जब कोर ठंडा हुआ तो उसमें मोल्टन आयरन का मूवमेंट बंद हो गया और जब मूवमेंट बंद हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गई और जब मैग्नेटिक फील्ड गई तो सन का रेडिएशन और सोलर विंड सीधे मंगल के एटमॉस्फेयर पे अटैक करने लगे। धीरे धीरे उन्होंने मंगल के एटमॉस्फेयर को स्पेस में उड़ा दिया। एटमॉस्फेयर गया तो टेम्परेचर गिर गया, टेम्परेचर गिरा तो पानी जम गया और बाद में वाष्पित होकर खत्म हो गया। एक लाइव वाटरी वर्म प्लैनेट एक बंजर ड्राई कोल्ड डेजर्ट बन गया। ये मंगल की ट्रेजेडी है। और इस ट्रेजेडी का एक और बड़ा पहलू है जो बहुत कम लोग जानते हैं। मंगल पर डस्ट स्टॉर्म्स आते हैं जो पूरे प्लैनेट को ढक लेते हैं, लिटरली पूरे ग्रह को।
महीनों तक सूरज की लाइट सतह तक नहीं पहुंचती और ऐसे में सोलर पैनल से चलने वाले स्पेसक्राफ्ट की बैटरी डेड हो जाती है। 2018 में नासा का अपॉर्चुनिटी रोवर इसी वजह से हमेशा के लिए बंद हो गया था। 14 साल तक मंगल पर काम करने के बाद 14 साल एक डस्ट स्टॉर्म ने उसे हमेशा के लिए सुला दिया। नासा के वैज्ञानिक बार बार सिग्नल भेजते रहे, जगाने की कोशिश करते रहे, हजारों बार पिंग किए, लेकिन अपॉर्चुनिटी ने कभी जवाब नहीं दिया। उसका लास्ट ट्रांसमिशन एक बैटरी रीडिंग और एक सोलर लाइट रीडिंग था। साइंटिस्ट्स कहते हैं वो डेटा ट्रांसलेट करने पर कुछ ऐसा था जैसे उसने कहा हो कि स्काई इज डार्क, माई बैटरी इज लो, और फिर खामोशी। अब जरा रुको और मंगल को एक अलग एंगल से देखते हैं, क्योंकि मंगल सिर्फ खतरनाक नहीं है, मंगल बेहद फैसिनेटिंग भी है। मंगल पर हमारे पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा वॉल्केनो है जिसका नाम है ओलंपस मॉन्स। ये माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है, 3 गुना। और मंगल पर एक कैनियन है जिसका नाम है वैलिस मैरिनेरिस। ये इतनी बड़ी है कि अगर इसे पृथ्वी पर रखा जाए तो ये पूरे अमेरिका को क्रॉस कर जाएगी, और इसकी डेप्थ ग्रैंड कैनियन से 7 गुना ज्यादा है। एक ऐसा प्लैनेट जो बाहर से देखने में एक रेड बंजर डेजर्ट लगता है, लेकिन अंदर से इतना मैसिव और फैसिनेटिंग है कि दिमाग घूम जाए। और अब वो किस्सा जो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। साल 1976 नासा ने वाइकिंग 1 और वाइकिंग 2 लैंडर्स मंगल पर उतारे, और इन लैंडर्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम था लेबल रिलीज एक्सपेरिमेंट। इसमें मंगल की मिट्टी को एक न्यूट्रिएंट सोल्यूशन दिया गया और देखा गया कि कोई रिएक्शन होती है या नहीं। और रिजल्ट देखकर साइंटिस्ट्स के होश उड़ गए। मिट्टी ने रिएक्ट किया, एक गैस रिलीज हुई जो बिल्कुल वैसी थी जैसी पृथ्वी पर बैक्टीरिया रिलीज करते हैं। एक्सपेरिमेंट डिजाइन करने वाले साइंटिस्ट गिलबर्ट लेविन तो इस देखकर एक्साइटेड हो गए कि उन्होंने मंगल पर लाइफ के साइंस खोज लिए हैं, लेकिन नासा ने यह क्लेम रिजेक्ट कर दिया और कहा कि ये रिएक्शन किसी केमिकल प्रोसेस की वजह से हुई होगी, लाइफ की वजह से नहीं। और वो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आज तक एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। गिलबर्ट लेविन ने अपनी पूरी जिंदगी ये आर्ग्यूमेंट करते हुए बिता दी कि हमें 1976 में ही मंगल पर लाइफ मिल गई थी, लेकिन हमने उसे इग्नोर कर दिया, और आज तक हम पूरी कंफर्मेशन से नहीं कह सकते कि वो गलत थे। अब एक अच्छी कहानी भी सुनते हैं, क्योंकि पूरी स्टोरी सिर्फ हार की नहीं है। 2014 में इंडिया ने अपना फर्स्ट मार्स मिशन भेजा, मंगलयान, और ये फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सक्सेसफुल रहा। ये वो अचीवमेंट था जो अमेरिका, रशिया और यूरोप भी पहली बार में नहीं कर पाए थे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि मंगलयान का पूरा बजट 450 करोड़ रुपए था, जो उस वक्त हॉलीवुड की फिल्म ग्रेविटी के प्रोडक्शन बजट से भी कम था। एक हॉलीवुड फिल्म से कम बजट में इंडिया ने मंगल तक पहुंच गया, और पूरी दुनिया ने ये देखकर इंडिया के स्पेस प्रोग्राम को एक नए लेवल पर रिस्पेक्ट देना शुरू किया। और 2021 में नासा का परसिवरेंस रोवर मंगल पर उतरा, और साथ में था इंजेन्युइटी हेलीकॉप्टर। और इंजेन्युइटी ने जो किया उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इसने मंगल के बेहद थिन एटमॉस्फेयर में उड़ान भरी। किसी दूसरे प्लैनेट पर इंसानों की बनाई हुई किसी मशीन की ये पहली फ्लाइट थी। यानी मंगल पर राइट ब्रदर्स का मोमेंट आ गया था। और परसिवरेंस ने मंगल की मिट्टी से ऑक्सीजन बनाने का एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम था मॉक्सी, और वो पूरी तरह सक्सेसफुल रहा। इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में हम मंगल की मिट्टी से ही ऑक्सीजन बना सकते हैं। और इसी साल चाइना का तियानवेन 1 ऑर्बिटर और ज़िरोंग रोवर भी मंगल पर सक्सेसफुली उतरे। यानी अब सिर्फ अमेरिका नहीं, दुनिया के कई देश मंगल की रेस में हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या हम कभी मंगल पर इंसान भेज पाएंगे? एलन मस्क कहते हैं 2030 तक, नासा कहती है 2040 के करीब। लेकिन दोनों के लिए चैलेंजेस एक जैसे हैं। पृथ्वी से मंगल तक का जर्नी 6 से 9 महीने का है। वहाँ काम करने का टाइम अलग, और वापस आने का जर्नी और 6 से 9 महीने, टोटल 2.5 से 3 साल। इतने टाइम तक स्पेस में रहने से इंसानी हड्डियाँ वीक होने लगती हैं, मसल्स लूज होने लगती हैं, और आंखें वीक होती हैं, क्योंकि ग्रेविटी नहीं होती तो फ्लूइड ऊपर की तरफ शिफ्ट होता रहता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर सिर्फ 6 महीने रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स को वापस आकर चलने फिरने में महीनों लग जाते हैं। मंगल मिशन में इससे 5-6 गुना ज़्यादा समय लगेगा। और फिर वो रेडिएशन है जो मंगल का एटमॉस्फेयर रोकता ही नहीं। लेकिन इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन खोजा जा रहा है। फास्टर रॉकेट्स पर काम हो रहा है ताकि जर्नी टाइम घटाया जा सके। रेडिएशन से प्रोटेक्शन के लिए नए स्पेस सूट्स बन रहे हैं। मंगल की सतह के नीचे लिविंग हैबिटेट्स बनाने का प्लान है, क्योंकि जमीन के नीचे रेडिएशन का इफेक्ट बहुत कम हो जाता है। और परसिवरेंस रोवर जो सॉइल सैंपल्स कलेक्ट कर रहा है वो फ्यूचर में पृथ्वी पर वापस लाए जाएंगे, और हम मंगल की मिट्टी को और डीप लेवल पर स्टडी कर पाएंगे। तो इस पूरी कहानी का एक ही कंक्लूजन है, मंगल कर्स्ड नहीं है, मंगल बस बहुत टफ है। और टफ और इम्पॉसिबल में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। देखो,
हर बार जब कोई मिशन फेल हुआ, साइंटिस्ट ने उससे कुछ नया सीखा। मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर के उस मीट्रिक इंपीरियल एरर के बाद नासा में सारे यूनिट्स को डबल चेक करने का स्ट्रिक्ट सिस्टम बनाया गया। अपॉर्चुनिटी के डस्ट स्टॉर्म में बंद होने की वजह से परसिवेरेंस को न्यूक्लियर पावर सोर्स दिया गया जो सोलर पैनल्स पर डिपेंड नहीं है। बीगल 2 के पैनल फेल होने की वजह से यूरोप ने अपने नए मिशंस में मल्टीपल रिडंडेंट सिस्टम्स बनाए। यही साइंस का रियल तरीका है। फेल हो, समझो क्यों फेल हुए और फिर और स्ट्रांग होकर वापस आओ। मंगल हमें रोकता है, ये सच है, लेकिन हम रुके नहीं हैं, ये उससे भी बड़ा सच है। 1960s में सोवियत यूनियन की उस पहली नाकाम कोशिश से लेकर आज तक इंसानों ने मंगल की तरफ हाथ बढ़ाना बंद नहीं किया है। और जिस दिन एक इंसान का पैर पहली बार मंगल की उस रेड सॉइल पर पड़ेगा, उस दिन हम जरूर याद करेंगे कि उस एक कदम के पीछे 60 साल की हार थी, हजारों इंजीनियर्स की रातें थीं, उन वैज्ञानिकों की आंखें थी जो कंट्रोल रूम में बैठकर खामोश सिग्नल का इंतजार करते रहे, और अपॉर्चुनिटी का वो लास्ट मैसेज था जिसमें उसने कहा था कि स्काई इज डार्क और माई बैटरी इज लो। उस दिन शायद वो गैलेक्टिक घोस्ट भी थोड़ा सा पीछे हट जाएगा। स्टे क्यूरियस, स्टे ह्यूमन। जय हिंद।